हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमति जीएनएमटी। दोस्तों, आज पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए सामान्य ज्ञान का किसका तो सोशल साइंस का सेट नंबर 18 लेकर आ गया हूँ। और आप लोग का पता होना चाहिए कि 1 से कितना तो 17 सेट तक हम लोग करा चुके हैं। और जिसमें क्या है तो हर सेट में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सामना किया गया है। तो सभी सेट जरूर देखें, जाकर ये जरूर दें 1 से लेकर 17 तक जाके इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलता हूँ आज का फिलहाल सेट नंबर 18 में, क्योंकि हर सेट में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का सामना किया गया है। तो सभी सेट देखना ना भूलें, ताकि इंट्रेंस एग्जाम में एक भी क्वेश्चन सेंटर पर से छूट कर नहीं आ जाए। तो चलता हूँ फिलहाल 18 में, क्योंकि 1 से 70 तक हम लोग देख चुके हैं। तो 18 का फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा ऐसा वर्ष है जो महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? क्या तो ग्रेट डिवीजन ईयर कहलाता है। ऑप्शन ए में कि 1951, बी में 1991, सी में बोला 2001 एंड डी में बोला 1921। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या तो जो 1921 का जो वर्ष है क्या है तो भारत में जनसंख्या के इतिहास में बोल रहा है क्या तो महाविभाजन का वर्ष 1921 कहा जाता है, ग्रेट डिवीजन ईयर कहा जाता है। आगे चलते सेकंड क्वेश्चन पे। आपका सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का बोल रहा है फिजिकल पॉलिसी उपकरण नहीं है? यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, नहीं है बोल रहा है। कौन है तो ऑप्शन ए में कारारोपण, बी में बोल रहा है कि सार्वजनिक व्यय, सी में बोल रहा है ब्याज दर एंड डी में बोल रहा है सार्वजनिक ऋण। तो दो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या तो ब्याज दर क्या है तो ये एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। कौन और बाकी है कौन तो कारारोपण है, सार्वजनिक व्यय है और सार्वजनिक ऋण है, लेकिन कौन ई नहीं है, कौन तो सी नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या ये तो यहाँ नहीं बोल रहा था। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? पहले घटता है तत्पश्चात बढ़ता है। बी में बोल रहा है कि पहले बढ़ता है और तत्पश्चात घटता है। एंड सी में बोल रहा है कि बढ़ता जाता है एंड डी में बोल रहा है कि स्थिर रहता है। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या तो बढ़ता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था जब विकसित होगा, उसका विकास करेगा, तो उसका राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का हो जाता है बढ़ेगा, बढ़ा चला जाएगा। तो निश्चित सी बात है। आगे चलते चौथा क्वेश्चन पे। तो चौथा आपका क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि आर्थिक नियोजन क्या इकोनॉमिक प्लानिंग विषय है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा जो मतलब कि आंसर है कि क्या है इकोनॉमिक प्लानिंग से संबंधित? ऑप्शन ए में संघ सूची, यूनियन लिस्ट एंड बी में बोला राज्य सूची, स्टेट लिस्ट एंड सी में बोला क्या समवर्ती सूची एंड डी में क्या बोला कि किसी विशेष सूची में उल्लिखित नहीं है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या तो समवर्ती सूची ऐसा है जो आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग से संबंध में रखता है, विषय में रखता है। आगे चलते 5वां क्वेश्चन पे। तो आपका 5वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोला कि निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए में सेवा क्षेत्र, बी में बोला कृषि क्षेत्र एंड सी में बोला उद्योग क्षेत्र एंड डी में क्या बोला है व्यापार क्षेत्र। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या तो सेवा क्षेत्र है जो क्या है तो भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन है तो सेवा क्षेत्र कौन सर्विस सेक्टर है। आगे चलते हैं छठा क्वेश्चन पे। तो छठा क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बोल रहा है कि इनमें से कौन नेता नरमपंथी था? नरमपंथी मतलब क्या नरम दल के नेता थे, मतलब ज़्यादा गुस्साइल टाइप के नहीं थे। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी में बोला दादा भाई नौरोजी, सी में बोला लाला लाजपत राय एंड डी में बोला कौन तो बिपिन चंद्र पाल। तो झाओ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी क्या थे? दादा भाई जो नौरोजी थे वो क्या थे तो नरमपंथी थे, मतलब नरम दल के नेता थे। आगे चलते हैं। अब गरम दल का कौन हो गया? तो गरम दल का सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए हैं, ये सब हो गया गरम दल के। आगे बोल चलते हैं 7वां में। बोला कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? कौन सा व्यक्ति थे जो होम रूल लीग की स्थापना किए थे? ऑप्शन ए में श्रीमती एनी बेसेंट, बी में बोल रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना, सी में बोल रहा है महात्मा गांधी एंड डी में बोल रहा है गोपाल कृष्ण गोखले। तो 7 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या तो होम रूल लीग की स्थापना किसने किए थे तो होम रूल लीग की स्थापना किए थे श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। आगे चलते हैं 8वां क्वेश्चन पे। तो आपका 8वां क्वेश्चन इस प्रकार से आपका स्क्रीन पर है। बोला कि इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1882 में या 1884 में या 1886 में या 1888 में। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात कब तो इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुआ था तो 1884 ईस्वी में हुआ था। आगे चलते हैं 9वां क्वेश्चन पे। देखिए हर सेट में क्या है ना तो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सामना किया गया, मतलब कि भी आया है क्या वेरी वेरी इंपोर्टेंट कह सकते हैं। अगर प्रूफ चाहिए तो किसी भी बुक से या कहीं से भी जाकर मिला सकते हैं।
9वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, बोल रहा है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। जब पूर्ण स्वराज की घोषणा मांग हो गई थी तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। 26 जनवरी 1926 को, या 26 जनवरी 1929 को, या 26 जनवरी 1930 को, या 26 जनवरी 1935 को। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो 26 जनवरी 1930 को कब होता, पूर्ण स्वराज की घोषणा का प्रथम स्वतंत्रता दिवस कौन था, 26 जनवरी 1930 को। अर्थात कहा जा सकता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब होता था, 1930 में हुआ था, और उसी टाइम आया था 26 जनवरी। तो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद। आगे चलते 10वां क्वेश्चन में। तो आपका 10वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी। अंतरिम सरकार की स्थापना कब किया था। ऑप्शन ए में है 9 अगस्त 1945 को, या बी में बोल रहा है कि 2 सितंबर 1946 को, एंड सी में बोल रहा है कि 13 अक्टूबर 1946 को, और डी में बोल रहा है कि 29 फरवरी 1947 को। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात कब, तो 2 सितंबर 1946 को भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं 11वां क्वेश्चन पे। 11वां आपका इस प्रकार से बोल रहा है कि भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। भारत में जो मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिया जाता है, कहाँ से लिया जाते हैं। ऑप्शन ए में कि लोकसभा से, बी में है राज्यसभा से, सी में है नौकरशाही से, एंड डी में है अंतर्राज्यीय परिषद समिति से। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात कहाँ से, तो भारत में लोकसभा से लिया जाता है। भारत में मंत्रिपद सबसे अधिकतर सदस्य लिया जाता है कहाँ से, तो लोकसभा से लिया जाता है। आगे चलते हैं 11वां नहीं हो गया, 11वां हो गया, 12वां में चलते हैं। 12वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बोल रहा है कि किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। वाह वाह, क्या बात है। मतलब कि जोन सदन का अध्यक्षता करेगा, लेकिन उस सदन का वो सदस्य नहीं होगा, कहीं दूसरा व्यक्ति होगा। कौन सा ऐसा सदन है, लोकसभा सदन है, या राज्यसभा है, या विधानसभा है, या क्या विधान परिषद है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो राज्यसभा। राज्यसभा ऐसा सभा है कि मतलब कि उसका उस सदन का जो सदस्यता करता है, लेकिन उसका अध्यक्ष उस सदस्य का नहीं होता, राज्यसभा का नहीं होता है। आगे चलते हैं। आगे आपका 13वां क्वेश्चन इस प्रकार से है। 13वां बोल रहा है कि संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया था। संशोधन मतलब समझते हैं क्या होता है। संशोधन मतलब होता है खोज करना या चेंज करना होता है, खोज करना ही बोला जा सकता है। बोला कि संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में कर दिया गया था। कौन सा संविधान के संशोधन के अंतर्गत, 24वां संशोधन, या 42वां संशोधन, या 44वां संशोधन, या क्या 49वां संशोधन। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा था। तो 44वें संशोधन जब हुआ था तो क्या क्या था, तो निजी संपत्ति का अधिकार है जो मौलिक अधिकारों को सूची से अलग कर दिया था, उसको अलग सूची में डाल दिया गया था। आगे चलते हैं 14वां क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बोल रहा है कि किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है। जो बिछुआ लोक नृत्य मनाया जाता है वो कौन सा राज्य से संबंधित है, कौन सा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए में असम में, या मणिपुर में, या पश्चिम बंगाल में, या उड़ीसा में। तो आखिर कहाँ में मनाया जाता है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या, तो असम में क्या है, तो बिछुआ लोक नृत्य मनाया जाता है। आगे चलते हैं 15वां क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन बोल रहा है कि लाजा उपन्यास का लाजा क्या है, तो एक उपन्यास है। तो इस उपन्यास का लेखक कौन है, कौन सा व्यक्ति है। ऑप्शन ए में शाह बानो, बी में बोला महादेवी वर्मा, सी में बोला तस्लीमा नसरीन, एंड डी में बोला खालिदा बेगम। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात किसने जो लाजा उपन्यास किसने लिखा है, तो तस्लीमा नसरीन ने लिखे हैं। आगे चलते हैं 16वां क्वेश्चन पे। 16वां आपका इस प्रकार से देखिए MCQ क्वेश्चन आ गया है क्या, तो ये आ गया है MCQ क्वेश्चन आ गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि ये पिछला सेट में दिया गया है। बोला कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 25 सितंबर को, या 26 सितंबर को, या 27 सितंबर को, या 24 सितंबर को। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कब, तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए इससे रिलेटेड, दिवस से रिलेटेड, दिन दिवस से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है। तो सभी क्या बोलते, थोड़ा सा एक मिनट, ये वाला विशेष ध्यान दीजिएगा, इसको दिन दिवस याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा दिन दिवस पूछता है। बहुत दिवस हो गया, बाल दिवस हो गया, पर्यटन दिवस हो गया, और बहुत हो गया, पर्यावरण दिवस हो गया, जल दिवस हो गया, कद्दू दिवस हो गया, ये सब याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 17वां क्वेश्चन पे। 17वां बोल रहा है कि किन राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है। कौन सा राज्य से होकर चंबल नदी बहती है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान, या बी में बोल रहा है कि मध्य प्रदेश, बिहार व उत्तर प्रदेश, एंड सी में बोल रहा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश व बिहार, एंड डी में बोल रहा है कि गुजरात, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या,
तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान से होकर कौन बहती है? तो चंबल नदी बहती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान से होकर बहती है। आगे चलते हैं 18वां क्वेश्चन पे। 18वां इस प्रकार से बोल रहा है कि भूमि के चारों ओर बद्ध, यानी लैंड क्या बोल रहा है? लैंड लॉक कौन सा राज्य है जो भूमि के चारों ओर बद्ध है? कौन सा राज्य? ऑप्शन ए में गुजरात है, या आंध्र प्रदेश है, या बिहार है, या पश्चिम बंगाल है। तो 18 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या? तो बिहार है जो भूमि से चारों ओर बद्ध है, लैंड लॉक्ड है। कौन? तो बिहार। इसकी राजधानी कहाँ बिहार की? तो पटना है। आगे चलते 19वां क्वेश्चन पे। 19वां बोल रहा है कि किस राज्य के साथ झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी। देखिए डबल क्वेश्चन हो गया। बोला कि दामोदर घाटी परियोजना कहाँ में है? तो झारखंड में हो गया। अब किसके साथ ये साझेदारी करता है? ऑप्शन ए में मध्य प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश के साथ, या उड़ीसा के साथ, या पश्चिम बंगाल के साथ साझेदारी करता है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या? तो जो झारखंड के दामोदर घाटी परियोजना किसका? तो और किसका? तो पश्चिम बंगाल के साथ क्या करता? साझेदारी करता है। आगे चलते 20वां क्वेश्चन में, और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बोल रहा है, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? डाक क्षेत्र 8वां के अंतर्गत आता है। कौन सा क्षेत्र है जो 8वां के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए में उड़ीसा, थोड़ा सा ऑप्शन ए में क्या है? उड़ीसा, बी में बिहार, सी में है मध्य प्रदेश, एंड डी में क्या है? पश्चिम बंगाल। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात कौन? तो बिहार ऐसा राज्य है जो डाक क्षेत्र 8वां के अंतर्गत आता है। तो आगे चलते हैं। आगे नहीं है, बस इस सेट में इतना ही। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके कमेंट जरूर करें कि किस तरह का सेट लग रहा है, और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में। तब तक लिए आप लोग मतलब सारा सेट देखते रहिए, और कमेंट के माध्यम से पर्सनल डिटेल भी पूछ सकते हैं, मतलब पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर इस प्रकार के क्वेश्चन के आंसर बताइए। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में। तब तक के लिए जय हिंद।